शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम इस वीडियो में आज से शुरू करेंगे टीईटी 2 की परीक्षा की तैयारी। तो इसमें हम अपने जो विषय हैं, सबसे पहले जो है हमारा बाल विकास और पेडागोजी। तो बाल विकास और पेडागोजी में हम 5 सवाल प्रतिदिन लेंगे। इसके अलावा हमारे पास प्रथम भाषा हिंदी रखी गई है। तो वो मैंने रखी है, आप लोग इंग्लिश भी रख सकते हैं, संस्कृत भी रख सकते हैं, एज यू विश। तो हिंदी रखी है क्योंकि ज़्यादातर अध्यापक साथी इसी को रखेंगे। उसके 5 प्रश्न होंगे और उसके बाद अंग्रेजी के 5 प्रश्न रखे हैं मैंने। संस्कृत तो मुझे भी उतनी नहीं आती है। और इसके अलावा फिर एसएसटी और साइंस जो कि सब्जेक्टिव विषयगत पेपर आएंगे, इसमें से 60 नंबर का आएगा, इसलिए इसमें से 10-10 क्वेश्चन इसमें प्रति दिवस रखे जाएंगे। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इन्हें ठीक से देखिएगा, याद कीजिएगा। और उम्मीद है कि ये आपको टीटी परीक्षा पास होने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो देर न करते हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला आता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। पहला प्रश्न है इसमें साथियों, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो पहला है अभिभावक एवं अध्यापक का। अब अभिभावक एवं अध्यापक का रोल मानव विकास में इतना अधिक नहीं होता। उसके बाद है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, तो इसका भी रोल ज़्यादा नहीं रहता है। तीसरा है वंशानुक्रम एवं वातावरण का। ये थोड़ा जच रहा है आंसर, क्योंकि वंशानुक्रम क्या है? वंशानुक्रम जो है बच्चे को उसके माता पिता और माता पिता से मिलने वाले जन्मजात शारीरिक और मानसिक गुण प्रदान करता है। और जो वातावरण है वो बच्चे के आसपास का माहौल, जैसे कि समाज में उसकी शिक्षा हो गई, खेल हो गए और बाकी चीज़ें सब, वो उसके विकास को एक नई दिशा देते हैं। और इन दोनों के आपसी परस्पर क्रिया के बिना जो है मानव का विकास अधूरा होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है ना, जो 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस होता है। ये बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, है ना। तो थॉर्नडाइक जो है इसमें तो नहीं हो सकता, ठीक। स्पीयरमैन, तो जो स्पीयरमैन है इसने जो है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, है ना। इसके अनुसार जो क्या था, बुद्धि बुद्धि क्या है, में 2 प्रकार के कारक होते हैं। एक तो होते हैं जो है सामान्य कारक, सामान्य कारक, और दूसरे होते हैं विशिष्ट कारक ना, विशिष्ट कारक। तो इसको हम जनरल फैक्टर कहते हैं, जनरल फैक्टर। और ये होते हैं स्पेसिफिक फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर। अब ये जो जनरल फैक्टर होते हैं, ये तो जन्मजात लक्षण आते हैं जो वह बच्चे के साथ अपने माता पिता के साथ जो लेके आता है अपने माता पिता से वो। और जो विशिष्ट लक्षण होते हैं वो जो है उसको ये अर्जित अर्जित क्षमता होती है उसकी, जैसे कि ये कोई बच्चा संगीत सीख रहा है, कोई जो है गणित सीख रहा है, खेल सीख रहा है ना, स्विमिंग सीख रहा है। तो ये सब हैं। तो इनको हम क्या कह देते हैं? स्पेसिफिक फैक्टर या विशिष्ट फैक्टर। तो हमारा बेसिकली किसने दिए थे, इसका प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 3 है, लिखने की अक्षमता या विकार को क्या कहते हैं? तो जो लिखने की अक्षमता है, यानी कि बच्चा लिख नहीं पाता है या हैंडराइटिंग खराब हो जाती है उसकी, कितना कोशिश करता है तो नहीं हो पाती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसके बारे में कहा गया। पहला ऑप्शन है साथियों डिसलेक्सिया। तो जो डिसलेक्सिया है ना, ये पढ़ने और भाषा को समझने से संबंधित अक्षमता है। इसमें बच्चा ढंग से पढ़ नहीं पाता है या उस भाषा को समझ नहीं पाता है, तो इसको डिसलेक्सिया कहते हैं। अब अगर बात करते हैं हम इसकी डिसग्राफिया की ना, तो ये डिसग्राफिया जो है यही हमारा सही उत्तर है, क्योंकि
वर्तनी संबंधी और भाषा संबंधी जो समस्या जो लिखने की होती है, खराब हैंड राइटिंग होती है, उस पर ये डिस्ग्राफिया कहा जाए, नाम दिया गया है चिकित्सकों द्वारा इसको, या वैज्ञानिकों द्वारा कह सकते हैं। और जो डिसकैलकुलिया है, तो कैलकुलेशन से समझ लो आप, कैलकुलेशन ना, कैलकुलेशन क्या है, गणितीय है, आंकड़े जहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ कैलकुलेशन होता है, तो जो है ये गणित संबंधी गणनाओं से संबंधित है। और उसके बाद है अफेजिया। अफेजिया जो है जब गर्भ के अंदर हो सकता है, या बच्चे के पैदा होने के बाद, जब उसके मस्तिष्क में चोट लग जाती है साथियों, तो उसके जो बोलने सुनने या जो भाषा को आदान प्रदान करने की जो अक्षमता होती है, उसे ही हम क्या कह देते हैं, अफेजिया। तो यहाँ पर हमारा डिसग्राफिया आ रहा है, ये सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ अध्यापक की मुख्य और सर्वप्रमुख विशेषता क्या होती है? तो इतना तो हम लोग जानते ही हैं कि मानसिक रूप से स्वस्थ, पहला ऑप्शन देखते हैं, वो अपने विषय का कड़ा ज्ञाता होता है। कड़ा ज्ञाता होता है एक विषय अध्यापक, वो तो ठीक है, हम समझ सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ हो ये जरूरी नहीं है। अब दूसरे इसमें चलते हैं। वह संवेगात्मक रूप से संतुलित होता है और कक्षा में संयम रखता है। ये हमें बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि संवेग यानी कि इमोशंस जो है, इमोशनली वो जो है बैलेंस्ड रहता है, और कक्षा में संयम रखता है। इमोशंस यानी कि जो हमारे साथियों जो होती है, गुस्सा होता है, तनाव, खुशी, घृणा, ये सब होता है। अब एक टीचर मान लीजिए घर में गुस्सा करके आया है, या कुछ और दिक्कतें हैं उसको, और वो अपने संवेगों को यहाँ पर संतुलित नहीं कर पा रहा, तो बच्चों के साथ भी उसका रिएक्शन वैसा ही हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो इसलिए जो है, जो संवेगों को अपने कंट्रोल में रखेगा, वो अध्यापक की अच्छी मतलब सर्वप्रमुख विशेषता होती है। बाकी वह बहुत सख्त अनुशासन पसंद करता है, तो अनुशासन प्रिय है, मानते हैं, लेकिन जो है इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, और वह कोई अवकाश नहीं लेता, तो इसका अर्थ भी कदापि यानी कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। तो फाइनली जो है हमारा जो उत्तर निकल के आ रहा है वो ऑप्शन 2 है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों यानी कि एमसीक्यू जो कहते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस को शामिल करने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो पहले क्या दिया गया है साथी इसमें, इससे कापियाँ जल्दी जांची जा सकती हैं। जल्दी जांची जा सकती हैं, ये तो ठीक है, बट ये जो है इतना बेनिफिट नहीं है, इतना बेनिफिशियरी नहीं है कि जो है आप उसके लिए जो है क्वेश्चनों को बिल्कुल मल्टी चॉइस क्वेश्चन बना दीजिए ना। तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा, इसमें मूल्यांकन पूरी तरह निष्पक्ष और पूर्वाग्रह मुक्त होता है। हाँ, ये बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट उत्तर आ रहा है, सही आ रहा है, क्योंकि आप इसमें जो है पूर्वाग्रह, अगर हम किसी बच्चे को से ज़रा सा समझ लिए स्ट्रिक्टली पेश आते हैं और समझते हैं कि उसे कुछ नहीं आता, और फिर भी उसने अगर आंसर सही लिखा है, उसने लिखा है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली है तो दिल्ली है, इसको नंबर देना ही पड़ेगा, या तो सही या गलत। तो गलत तो कर नहीं सकते अगर उसने ऑप्शन सही चुना है। तो ये पूरी तरीके से निष्पक्ष है ना। और छात्रों को कम पढ़ना पड़ता है, ये भी कोई बात नहीं हुई, कम पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एमसीक्यूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तभी एमसीक्यूज़ से वो हल कर पाएगा। और बाकी पेपर सस्ता बनता है, ये कोई बात नहीं है, पेपर सस्ता बनता है, और भी इसमें तो ज़्यादा पेपर घिरता है मेरे ख्याल से एमसीक्यूज़ में। चलते हैं, अब आ गया हमारा अगला, हिंदी भाषा। एक, तो पहले में लैंग्वेज में 1 आप सेलेक्ट कीजिएगा, अगर जो हिंदी में रखते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ये मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, ज्ञ वर्ण किन दो वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ, हम इसे ज्ञ कहते हैं साथियों। यहाँ तो पहाड़ में हम ज्ञ ही कहते हैं, ज्ञ से ज्ञानी कहते हैं हम, वो आदमी ज्ञानी है। लेकिन एक्चुअली क्या है, ये जो है ज और य से बना है साथियों, न कि ग और य से। ज और य से भी नहीं, ज और य से भी नहीं, ये बना है
आपका ज और यों से, ये आपको काट देते हैं। हम्म तो ग और य बन लिखने में हम जो पढ़ते हैं उस हिसाब से तो ये सही लग रहा है, लेकिन वो ज्ञानी नहीं होता। वो क्या होता है आपका, ज्ञानी होता है ना। तो इसका उत्तर जो आ जाएगा, ये आ जाएगा ज और यो, इससे बनता है आधा जो हलंत लगा है प्लस यो, पूरा यो, तो इससे बनता है। आप देखिएगा कभी कोई साधु संत या रामदेव बाबा या जितने हैं उनको देखिएगा आप, वो ज्ञानी शब्द ना कह के ज्ञानी शब्द कहते हैं और ज्यों को ज्यों कहते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ता गिरा वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर कारक की बात हो रही है साथियों। अब कारक आपको याद होंगे ही, कर्ता ने कर्म को करण से वाले। तो इसमें से आया है, पेड़ से पत्ता गिरा यानी कि अलग हो रहा है। अलग होते समय, अब हम बात करते हैं पहले तो करण कारक की। तो करण में भी से आता है साथियों, करण में भी से आता है। लेकिन ये से जो है संबंध बताता है। क्या बताता है? संबंध बताता है। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, तीर से, तो से ये वाला से है। तो यहाँ पर तो ये करण कारक आ रहा है। बट अब जब बात करते हैं हम अलग होने की, पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ पर हम अपादान कारक की बात करते हैं। जब कोई चीज़ अलग हो रही होती है एक दूसरे से, तो वहाँ पर हम अपादान से अलग होने पर यूज़ करते हैं। और कर्म तो कहीं पर को आएगा। हाँ, थोड़ा स्क्रीन हट गई थी साथियों। जब कर्म के साथ तो को आता, कर्ता ने कर्म को, तो को जब आएगा तो वहाँ पर कर्म कारक होगा। और संबंध आप लोग जानते ही हैं जो है, संबंध का के की जो होता है, संबंध फलाने का संबंध किससे है, तो संबंध में का के की आता है। तो समझ गए होंगे कि जो है आप यहाँ पर अपादान कारक आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन एक है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरा है मंगलेश डबराल और चौथा है वीरेन डंगवाल। तो जो सुमित्रानंद पंत हैं ये सभी साथियों जो है सभी उत्तराखंड के हैं। ये तो आपको पता ही है कि सभी लोग उत्तराखंड के ही हैं। अब सुमित्रानंद पंत जो जिनका जन्म कौसानी में हुआ था, है ना, और एक प्रकृति प्रेमी कवि हैं। तो भाषा के में भी, भाषा के रूप में भी इसने काफ़ी लिखा था। भाषा संसार की नाद, भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। यह विश्व के हृदय तंत्र की झनकार है, जिसके स्वरूप में अभिव्यक्ति पाती है। तो जो पहला ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, इन्हीं को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है साथियों, है ना। और क्योंकि इन्हें प्रकृति के प्रति उनकी सुंदर और कोमल कविताओं के लिए जाना जाता है। बाकी दूसरी बात करें अगर माखनलाल चतुर्वेदी, तो अ, इनका भी एक उपनाम है। इनका उपनाम है एक भारतीय आत्मा। एक भारतीय आत्मा कभी पूछा जा सकता है कि जो है इनके नाम से किसे जाना जाता है, तो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को। बाकी मंगलेश डबराल और वीरेंद्र डंगवाल को तो किसी उपनाम से जाना नहीं जाता है साहित्य जगत में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण में मुख्य रूप से किस तत्व पर अधिक बल दिया जाता है। तो साथियों गद्य शिक्षण की बात हो रही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऊपर गद्य शिक्षण लिखा है, न कि पद्य शिक्षण। तो अगर हम बात करते हैं केवल संगीत और लय पर, तो केवल संगीत और लय तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक पोयम का पार्ट है, कविता का पार्ट है, तो इसलिए हम नहीं ले सकते। फिर आता है तार्किक विचार, शब्दार्थ और भाषाई संरचना के विकास पर। बिल्कुल। गद्य जो है कहानी, निबंध, उपन्यास आदि का मुख्य उद्देश्य छात्रों में भाषा की समझ विकसित करना होता है ना। और शब्दार्थ और भाषा की संरचना के विकास पर ये इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, क्योंकि इससे ये तार्किक चिंतन, तार्किक विचार आ सकते हैं। बाकी कविताओं को याद करने पर, कविता तो रहा ही नहीं, कविता तो ऊपर पूछ बोला गया गद्य शिक्षण, तो हम
कविताओं को ले ही क्यों। और अभिनय करने पर तो अभिनय अभिनय क्या है, अभिनय जो है कि अभिनय शिक्षण का भाग है, नाटक शिक्षण का। तो यहाँ पर तार्किक विचार शब्दार्थ और अर्थ यही इसके सही उत्तर हैं, और बी ऑप्शन आपका सही है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी भाषा शिक्षण का अंतिम और सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो किसी भी भाषा शिक्षण का अंतिम मतलब कि आप लोगों का या हम लोगों का, जो हम टीचर हैं, तो भाषा शिक्षण में हमारा अंतिम और सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कहा गया है। तो पहला ऑप्शन है छात्र को केवल परीक्षा में सर्वोच्च अंक दिलाना। तो ये तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं हो सकता ना, कि किसी बच्चे को अगर परीक्षा में सर्वोच्च अंक दे दिए जाएं तो इसका अर्थ तो ये नहीं कि उसे भाषा आ गई। दूसरा है छात्र को स्वतंत्र रूप से विचार करने, समझने और प्रभावी संप्रेषण के योग्य बनाना। और यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, सही उत्तर है, क्योंकि भाषा का अर्थ ही है कि उसे स्वतंत्र रूप से वो विचार अभिव्यक्त कर सके अपने, और प्रभावी संप्रेषण कर सके ना। बाकी पूरी डिक्शनरी को, शब्दकोश को याद कर लेना, ये तो शब्दकोश याद कर लेने से ये नहीं है कि भाषा आ गई है। और केवल शुद्ध कविता पाठ करना, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसमें उसमें तर्क कर पा रहा है, तार्किक रूप से सोच पा रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो गया, बाकी गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला भाग है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो इसमें चलते हैं, पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना। तो साथियों, इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का वो है पार्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उदाहरण। तो जो है, बात करते हैं टीम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है साथियों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। नाउन हो गया संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट हो गया भाववाचक। तो भाव क्या होते हैं, हमारे भाव जो होते हैं जैसे कि घृणा, प्रेम, ईमानदारी, है ना, और गुस्सा, ये सब जो है भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं। तो उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह देते हैं। अब हम बात करते हैं अगर एब्स्ट्रैक्ट इधर टीम की, पहला ऑप्शन है टीम। तो टीम क्या है साथियों, टीम हमारा कौन सा नाउन हो गया, समूहवाचक हो गया ना, कलेक्टिव नाउन हो गया टीम। तो ये तो हो नहीं सकता एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद आते हैं हम बी ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी जो है ये ईमानदारी, ऑनेस्टी माने ईमानदारी, ईमानदारी एक गुण है, गुण यानी भाव है। तो ये भाववाचक संज्ञा है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। और आयरन क्या हो जाता है, आयरन मटेरियल नाउन नाउन में आ जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा में। और जो देहरादून है, तो देहरादून एक व्यक्तिगत संज्ञा हो गई, पर्सनल नाउन जिसे कहते हैं। तो वो हो गया, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईडियम टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो मतलब जो है कि इस मुहावरे का अर्थ क्या है, कह रहा है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात भर जो है दिया रात भर तेल का जलना, रात भर तेल जलाना। तो क्या हो गया, अब तेल कौन जलाएगा, सबसे बड़ी चीज़ है। कभी कभी हम क्या करते हैं, सोचते नहीं है और सीधे उत्तर लिख देते हैं। उस वो कहावत या वो मुहावरा बना है तो क्यों बना होगा। तो रात भर कोई पागल तो है नहीं कि जो तेल जलाएगा ना, तेल कौन जलाएगा, टू वेस्ट फ्यूल, तेल का बर्बाद करेगा, नहीं, इतना पागल कोई नहीं है। दूसरा, टू लाइट अप अ डार्क रूम, एक अंधेरे कमरे को उजाला करने के लिए, रात भर तो नहीं जलाएगा वो ना, उजाला, क्योंकि डार्क रूम को उजाला करने के लिए थोड़ी देर के लिए जलाया जा सकता है, तो मिडनाइट को नहीं जलाएगा। और टू कॉज ट्रबल, ठीक है, परेशानी उत्पन्न करने के लिए, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। अब रह गया ऑप्शन बी, टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट, काम करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए देर रात तक। तो यही ऑप्शन बिल्कुल जम रहा है कि जो है रात भर आपका तेल या दिया क्यों जलेगा, क्यों इसलिए जलेगा, अब तो वो समय ही नहीं है कि दिया और तेल जले, अब तो लाइट जलती है। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन 3, द सिस्टम ऑफ ग्रामर रूल्स दैट गवर्न्स हाउ सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड। तो जो है, जो व्याकरण के नियमों की वो प्रणाली जो ये बताती है कि वाक्यों का निर्माण कैसे किया जाता है ना, तो कैसे किया जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पहले फोनोलॉजी की। फोनोलॉजी तो साथियों, फोनोलॉजी अब फोन से बना है, फोन ना, फोन में ध्वनि, तो इसे ध्वनि विज्ञान कहा जाता है। हाँ, ध्वनि विज्ञान, हिंदी में क्या कहते हैं, ध्वनि विज्ञान। तो अब बात क्या हो रही है कि जो वाक्यों का निर्माण के बारे में बात हो रही है ना, सेंटेंसेज आर फॉर्म्ड, तो वाक्यों का निर्माण ध्वनि विज्ञान कैसे बताएगा, है ना। तो ध्वनि से रिलेटेड है, सीधी सी बात है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके इसकी इसकी सिमेंटिक्स की, तो सिमेंटिक्स का अर्थ होता है अर्थ विज्ञान, है ना। इसका अर्थ हो जाता है अर्थ विज्ञान। तो ये अर्थ के बारे में बताएगा, ठीक। और बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की, तो मॉर्फोलॉजी जो होता है ये रूप विज्ञान का होता है साथियों, रूप विज्ञान, है ना। तो रूप विज्ञान रूप दिखाएगा, कहाँ से जो है वाक्य बताएगा। जहाँ हम सिंटैक्स की बात करते हैं, इसका अर्थ था वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास। तो अब आप देख लीजिए, अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल सही है आप लोग, ऑप्शन बी इसका सही है। तो इसे हम टिक कर देते हैं साथियों, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच जो होता है, हिंदी में हम अलंकार जिसे कहते हैं, वही फिगर ऑफ स्पीच होता है साथियों। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ही इज एज ब्रेव एज ए लॉयन, ही इज एज ब्रेव एज ए लॉयन। तो अब वो इतना बहादुर है जैसे कि एक शेर। एज आया, एज ब्रेव एज अ लायन, दो बार एज आया है। अब एज कहाँ आता है हिंदी भाषा में, आप जानते हैं ना, कौन सी में आता है। देखो, मेटाफर है, मेटाफर का अर्थ होता है रूपक अलंकार साथियों, रूपक अलंकार। सिमिली होता है उपमा अलंकार, और ऑक्सीमोरन होता है विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास। और जो है हाइपरबोले क्या हो जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो अतिशयोक्ति। अब मेटाफर की बात करते हैं। रूपक, रूपक अलंकार का अर्थ था कि जब उपमा का उपमेय पर अभेद आरोप लग जाता है। आरोप लग जाने का मतलब कि कि जो है उसमें जैसे वैसे कुछ नहीं आता। जैसे हम कह देते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज एन आयरन मैन। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल एक लोहे के पुरुष थे थोड़ी ना, हमने बना दिया। जैसे थे भी नहीं बोला हमने, हमने बोल दिया ही इज एन आयरन मैन, ही वॉज एन आयरन मैन, वो एक लोहे के पुरुष हैं या थे। तो जो है ये मेटाफर आ जाता है यहाँ पर। अब हम सिमिली की बात करें, तो हम अगर बात करेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज लाइक एन आयरन मैन, लाइक आ गया शब्द है ना। तो जो लाइक आया, तो लाइक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर सिमिली आ गया, उपमा अलंकार या एज आता जाता है। उस पर ऑक्सीमोरन विरोधाभास, जहाँ पर हम विरोधाभास करते हैं, जैसे कि आई लाइक टू ड्रिंक कोल्ड टी, मैं जो है ठंडी चाय पीना पसंद करता हूँ। तो चाय की क्वालिटी क्या होती है, चाय की क्वालिटी होती है गर्म, हॉट होती है। बट आई वॉन्ट टू लाइक टू ड्रिंक कोल्ड टी, तो कोल्ड, कोल्ड में ठंडी चाय पीना पसंद करो, चाय तो ठंडी होती ही नहीं है, तो चाय का तो गुण गर्म है। तो ये ऑक्सीमोरन विरोधाभास आ जाता है। और हाइपरबोले अतिशयोक्ति अलंकार होता है, जैसे कि आप किसी चीज़ को बढ़ चढ़ के बोलना, है ना। जैसे कि आगे नदियाँ पड़ी है पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो ये जो हाइपरबोले हो गया। अब आप इनमें से लगा सकते हैं कौन सा सही होगा ऑप्शन। देखिए, मेटाफर मैंने बता दिया रूपक अलंकार, शिमिली बताया उपमा, ऑक्सीमोरन बताया विरोधाभास, हाइपरबोले बोला अतिशयोक्ति। यहाँ पर एज आया है, तो एज जो है जैसे का अर्थ है, जैसे वो इतना बहादुर है जैसे कि एक शेर, तो जैसे शब्द आ गया तो सिमिली पर आएगा उपमा। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा बी, सिमिली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है अ शॉर्ट ह्यूमरस पोएम ऑफ 5 लाइन्स विद एन AABBA राइम स्कीम इज कॉल्ड अ। ठीक है साथियों, तो एक जो है छोटी सी ह्यूमरस होता है, हास्यास्पद, जो जिसको पढ़ करके हंसी आए, वो उसको कहते हैं हम
हास्यास्पद पोयम, हास्यास्पद। तो ह्यूमरस पोएम ऑफ 5 लाइन्स, जो 5 लाइन की हो, विद एन ए बी बी ए राइम, जो जिसके साथ क्या है, ए बी बी ए राइम है, मतलब ऐसा तुकांत है जिसका कि ए माने फर्स्ट लाइन, बी माने सेकंड लाइन, फिर ये बी थर्ड लाइन, ये बी फोर्थ लाइन एंड फिफ्थ लाइन। तो 1, 2 एंड 5 ये तीनों लाइनों में सेम तुकांत, एक ही वर्ड आए, सेम शब्द आए, और या फिर सेम तुकबंदी हो, उसको हम ए बी बी राइम स्कीम कहते हैं। तो अब इसमें कौन सी होती है साथियों? अगर हम इसमें बात करें सबसे पहले सोनेट की, तो ये सोनेट जो है, ये 14 लाइन की पोयम होती है ना। और सीरियस पोयम होती है, सीरियस, कभी कभी सीरियसली लिया जाता है, और ज़्यादा गंभीर या प्रेम से जुड़े विषयों पर लिखी गई पोयम होती है। उसके बाद आपका इसमें हास्यास्पद कुछ नहीं होता है ना। अब अगर हम बात करें लिमेरिक की, तो ये 5 लाइनों की पोयम होती है ना। ये 5 लाइन की होती है, और हमेशा ही 5 लाइनें होती हैं। और इसके बाकी मैंने बता दिया कि ए बी बी का तो संबंध बता दिया, इससे तो आपको पता लग ही गया होगा, ये है ऑप्शन हमारा लिमेरिक ही है, कि जो है पहली दूसरी और 5वीं लाइन सेम होती है। अ, मतलब एक 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 जैसे शब्द होते हैं। और बाकी हम अगर बात कर रहे हैं एलिजी की, तो एलिजी जो होता है, ये साथी एक एक मतलब शोक, शोक जैसा गीत होता है, जिसमें शोक होता है ना। तो वो वाला होता है। और अगर बात करते हैं इसकी बैलेट की, तो ये भी 4 4 पंक्तियों के स्टैंजा में गाए जाने वाली पोयम होती है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन आप समझ गए हो कि इससे कि जो है कौन कौन सी है। 14 लाइनों की पोयम ये होती है, ये 5 लाइन की पोयम है ना। तो 5 लाइन की पोयम कौन सी होगी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सब्जेक्टिव आ गया साथियों, सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो है ये सत्यमेव जयते कहाँ से ली गया है? मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद सारनाथ जो है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है सारनाथ, वहाँ से मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद तो जो है मुंडक उपनिषद हो गया। और जो अशोक का सारनाथ में स्तंभ था, ठीक है, अशोक स्तंभ कहा जाता था जिसे, तो उसमें नीचे से सत्यमेव जयते लिखा गया था, वहाँ से इसे लिया गया था सत्यमेव जयते। और 26 जनवरी 1950 को ही जिस दिन संविधान लागू हुआ, इसे भी अपना लिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो साथियों, इसमें जो है थोड़ा याद भी करना पड़ेगा। पहला है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी क्या है? ये जो है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के पास से निकलती है ना। और ये जो है कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। भारत की दक्षिण दक्षिण भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन सी है? पहली है गोदावरी। फर्स्ट कौन सी है? गोदावरी। तो अब बात करते हैं हम, यहाँ पर बात बड़ी की नहीं हो रही है, अब बात हो रही है दूसरी की, जो है वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है। कावेरी की बात करते हैं। तो कावेरी जो है, ये कर्नाटक के जो है कूर्ग एक जिला है, उसके उसमें वहाँ ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है ना। और इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा, गंगा ऑफ साउथ। ठीक। और इसके बाद बात करते हैं हम गोदावरी की, है ना। तो गोदावरी जो है अपने बड़े आकार और विस्तार के कारण जो है, इसे इसे क्या कहा जाता है? हम्म, एक काम नहीं कर रहा अभी पेन। इसे कहा जाता है वृद्ध गंगा। क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा। और डी है महानदी। तो ये तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा पर्वतमाला से निकलती है। और दुनिया का जो सबसे लंबा मिट्टी का बांध यानी कि हीराकुंड बांध बना है, जानते ही हैं आप लोग, वो महानदी पर बना है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कावेरी को भी मैंने दक्षिण की गंगा कहा है, और
गोदावरी को भी दक्षिण गंगा कहा है या वृद्ध गंगा कहा है। यहाँ पर पूछा गया है वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा साथियों। तो जब पूछा जाएगा दक्षिण गंगा तो वो आएगा गोदावरी, और जब आएगा दक्षिण की गंगा, बीच में की आ जाएगा, तो वहाँ पर हम कावेरी को ले लेंगे। ठीक है, तो ये इसमें अंतर है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा की से अर्थ का अनर्थ बन जाएगा। अगर की लगा है तो महाकावेरी, और की अगर नहीं है, दक्षिण गंगा है, तो गोदावरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन बता देता हूँ इनका। आपका गोदावरी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों कौन सा है? बिहार है। ऑप्शन में बिहार दिया है, तो ये बिहार ही है। लेकिन अब ये कौन सी जनगणना के हिसाब से पूछा गया है? 2011 की, है ना। अभी 2027 में जनगणना जो हो रही है हमारी, उत्तराखंड में भी होगी 26 में ही, सितंबर में। तो तब आंकड़े बदले जा सकते हैं, लेकिन ये आंकड़ा जो है 2011 के हिसाब से है। इसके हिसाब से जो है बिहार जो है सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य था, जबकि इसके अपोजिट क्या है, केरल जो था सबसे साक्षर राज्य माना गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? है ना। तो अब बात करते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या लिया गया? ब्रिटेन से जो है हमने लिया था संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता वाली। ठीक है कि भारत की नागरिकता कैसी रहेगी? एकल। तो वो जो है ब्रिटेन से लिया गया था। और उसके बाद सोवियत संघ से क्या लिया था हमने? सोवियत संघ से हमने लिया था मौलिक, जो फंडामेंटल हमारे ड्यूटीज़ होती हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य, वो लिए थे हमने, है ना। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज ली थी। उसके बाद हमने आयरलैंड से क्या लिया था? हमने आयरलैंड से लिए थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब आया हमारा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार रहा कौन? यूएसए। तो यूएसए इज द राइट आंसर, जहाँ से हमने जो है अपने क्या फंडामेंटल राइट्स जो है लिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? तो ये क्वेश्चन तो साथियों वैसे ही कॉमन सेंस का है, सेंस लगाने का है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? पूरी तरह पक्षपातपूर्ण, ये तो मतलब ही नहीं होता कि पक्षपातपूर्ण, पार्शलिटी तो होगी नहीं। उसके बाद केवल नियमों के प्रति कठोर होना, ये ज़रूरी नहीं है। और निष्क्रिय तो बिल्कुल गया गुजरा ठरा। अब हुआ कौन? तटस्थ, लोकतांत्रिक और संवेदनशील। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन या राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। इसमें साथियों मैंने पहले ही बोला था 10 क्वेश्चन है, क्योंकि इससे 60 क्वेश्चन आते हैं। एक अच्छी सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक की विशेषता क्या होनी चाहिए? सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक की विशेषता क्या होनी चाहिए, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन सभी अच्छी तरीके से, सभी कभी कभी अच्छे लगते हैं कि ये भी होगा ये भी होगा, लेकिन जो उसमें सबसे सुपीरियर है हमें उसे चुनना होता है। तो केवल कठिन शब्दावली और सूचनाओं से भरी हुई, केवल आया है तो केवल को तो आप छोड़ दीजिए, कि जहाँ केवल लिखा हो उसे आप गलत कर दीजिए। उसके बाद आयु अनुरूप भाषा, चित्र, प्रश्न और गतिविधियों से युक्त। ठीक है, तो जो बच्चा पढ़ेगा उसकी जो क्लास होगी और जो उसकी एज होगी, तो उसके अनुरूप कहा गया है। वैसी वहाँ भाषा हो, वैसे ही उसमें चित्र हो, प्रश्न भी वैसे ही हों, और गतिविधियों से एक्टिविटी बेस्ड हो वो बुक। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है। फिर भी हम सी और डी को देख लेते हैं। पूरी तरह एक पक्षी विचारधारा वाली, तो एक पक्षी विचारधारा बुक तो होनी नहीं चाहिए। उसके बाद डी वाली बिना संदर्भ के तथ्यों का संकलन, ये भी गलत हो जाता है हमारा। तो हमारा जो है ऑप्शन बी जो है वो सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 7 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है 2005 का, उसके अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य परिवर्तन क्या सुझाया गया है? तो साथ ही इसमें पहला ऑप्शन क्या है कि सूचनाओं को याद करने से समझ विकसित करने की ओर, बिल्कुल सही है, ये रखा गया उसमें। उसके बाद केवल पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण,
तो पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण तो कहा ही नहीं है, ठीक है। सीसी की हम बात करते हैं तो केवल पाठ्य पुस्तक रही नहीं। और उसके बाद जो है बात आती है शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रीय उपागम। बिल्कुल, ये भी हमारा टीचर सेंटर्ड से अब चाइल्ड सेंटर्ड हमारे ये उपागम इसमें बात की गई है। अब डी है ऑप्शन ए और सी दोनों। तो जैसे ही ए और सी दोनों कह दिया है तो हमारी दोनों गलत होने के बाद ये सही हो जाता है, ऑप्शन डी। तो ये हमारा राइट आंसर डी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, लोकसभा का सत्र कम से कम वर्ष में कितनी बार बुलाया जाना अनिवार्य है। साथियों, लोकसभा सत्र जो होता है तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है वो 2 सत्रों के बीच में जो है 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। दो दो सत्र हैं तो 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर अंतर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए, तो दो तो कम से कम है ही है, दो तो कम से कम होने ही चाहिए। तो बाकी एक बार नहीं है तो दो, 2 बार कम से कम होना चाहिए, तो कम से कम लिखा है तो हमारा ऑप्शन 2 बार ये सही हो जाता है। बाकी एक बार तो मतलब ही नहीं होता, 3 बार हम बुला सकते हैं, 4 बार बुला सकते हैं, 10 बार भी बुला सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 बार ये मैंडेटरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों या देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं सर्वाधिक कौन से देशों से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। तो देश की बात होगी जब बात अंतर्राष्ट्रीय सीमा की होगी तो उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी साथियों हमारा ये चीन से इसकी सीमा आती है, उत्तर पूर्व में चीन से सीमा बनाता है। अ, तिब्बत जो चीन का ही पार्ट हो गया है वो। और फिर बात करते हैं हम चमोली की। तो चमोली भी हमारा चीन से ही लगा हुआ है, सटा हुआ है। इस ये भी उत्तर पूर्व में है, इसके तिब्बत। और फिर चंपावत की बात करते हैं, चंपावत से चीन तो नहीं जुड़ा है लेकिन नेपाल जुड़ा है, तो नेपाल हो गया इसके। और उसके बाद बात करते हैं हम लास्ट पिथौरागढ़ किसकी, पिथौरागढ़ की। तो पिथौरागढ़ हमारा किससे जुड़ा है, चीन से तो जुड़ा ही है ना, चीन चीन से जुड़ा है। और नेपाल से, नेपाल से जुड़ा है ना। तो नॉर्थ में तो ये किससे जुड़ा है, चीन चीन से। और अगर बात करते हैं हम कि ईस्ट में, ईस्ट में ही जुड़ा है पूर्व में नेपाल से ना। तो हमारा उत्तर सही हो जाता है। सबसे ज़्यादा की बात कही है, बाकी तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तो सभी के साथ है, उत्तरकाशी जमोली और चंपावत के साथ, लेकिन पिथौरागढ़ से 2 देशों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है इस विषय का, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो बहुत पुरानी परियोजना है साथियों ये, और जो कि सतलुज नदी पर है। कौन सी नदी पर, सतलुज नदी, जो कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर जो है ये बना हुआ है डैम, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है। और तो ऑप्शन बी इसका सही हो गया। इसके अब हम यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन विज्ञान का है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा जो साथी हमारे एसएसटी ले रहे हैं वो यहाँ पर वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। हम यहाँ पर अब विज्ञान की बात करेंगे, तो विज्ञान वाले साथी थोड़ा सा देख लें, क्या पता ये क्वेश्चन वो उनको लाभ पहुँचाए। पहला है प्रश्न 1, पादपों में जल और खनिजों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो पहला ऑप्शन है फ्लोएम, दूसरा ऑप्शन है जाइलम, तीसरा है रंध्रीय स्टोमेटा, डी है कॉर्टेक्स। तो जो पहला ऑप्शन है हमारा साथी फ्लोएम ना, जो फ्लोएम टिश्यू या फ्लोएम ऊतक जो होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं, पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को जो है, पत्तियों द्वारा क्या बनता है उसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो उनको जो है पेड़ के बाकी हिस्सों में पहुंचाने का काम करते हैं कौन, फ्लोएम। ठीक, बात आती है जाइलम की। तो ये जो ऊतक हैं ये जड़ों से पानी ले जाते हैं, ठीक है, ये जड़ों से पानी ले जाते हैं ऊपर। और खनिज लवणों को पानी के साथ क्या जाते हैं, इनके साथ खनिज लवण, उनको अवशोषित करके
पौधे के अन्य भागों में, जैसे कि ये तने में हो गया, पत्तों में हो गया, ठीक है, और डालियों में हो गया, यहाँ पहुँचाते हैं कौन? जाइलम। और स्टोमेटा, स्टोमेटा तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो है, ये पत्तियों के बीच में रंध्र होते हैं छोटे छोटे ना, जो कि गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ये और एवापोरेशन में काम लेते हैं, वाष्पोत्सर्जन जिसे कहते हैं हम, एवापोरेशन में काम करते हैं, हेल्प करते हैं। बाकी रहा कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स ये जो है जड़ और तने के बाहरी त्वचा, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, उसके ठीक नीचे की परत होती है, और मुख्य रूप से जो है भोजन को स्टोर करने का काम करती है, भंडारण या संग्रह करने का काम करती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आपको पता लग गया होगा, जाइलम इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्ति सीमा यानी कि ऑडिबल रेंज कितनी होती है? तो 0 से 20 हर्ट्ज। तो 0 से 20 हर्ट्ज वाली ध्वनियाँ तो साथियों इंसान सुन ही नहीं सकता ना। 0 से 20 हर्ट्ज तक की नहीं सुन सकता। इसे जो है क्या नाम कहते हैं, कुछ जानवर सुन सकते हैं, जैसे कि व्हेल मछली हो गई, जैसे कि व्हेल मछली हो गई वो सुन सकती है, ये 0 से 20 हर्ट्ज तक है ना। और इनको जो है हम क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड कह देते हैं। इंफ्रा इंफ्रासोनिक साउंड कौन सी? 0 to 20 हर्ट्ज वाली। उसके बाद 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज यानी कि 20 के हर्ट्ज कह सकते हैं, 20 किलो हर्ट्ज तक। तो यही इंसान सुन पाता है, ये इंसान सुन पाता है इसको, है ना। और उसके बाद जो है इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, इसे हम इसे ऑडिबल रेंज कह सकते हैं, है ना। मनुष्य की ऑडिबल रेंज हो सकती है। इसके बाद चलते हैं, अगर 20,000 से अधिक, तो 20 किलो हर्ट्ज से अगर अधिक की आवृत्ति होती है, तो ये ध्वनियाँ भी जो है इंसान नहीं सुन पाता है, इन ध्वनियों को भी इंसान नहीं सुन पाता है, या इंसान का कान जो होता है, मानव का कान, वो इन ध्वनि को नहीं सुन पाता है, बहुत अधिक होती हैं। इन्हें जो है कुत्ते और जैसे चमगादड़ होता है, चमगादड़ बैट कहते हैं जिसे, वो इसे सुन लेता है ना। तो अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहते हैं ना, अल्ट्रासोनिक मतलब चमगादड़ को देखोगे आप, वो अल्ट्रासोनिक ध्वनि उत्पन्न करता है, यहाँ से टकरा के वापस पता कर लेता है वो इससे कि जो है कौन चीज़ कितनी दूरी पर है। तो ये उनको सुन सकते हैं। और तो ये हमारा ऑप्शन जो था आ गया 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये हमारा सही उत्तर आ गया साथियों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो रदरफोर्ड है। तो रदरफोर्ड को तो नहीं कहा जाता, हालांकि रदरफोर्ड ने जो है परमाणु मॉडल बनाया था, और परमाणु के केंद्र में जो है न्यूक्लियस, नाभिक जो होता है न्यूक्लियस, उसकी खोज की थी इसने, है ना। और प्रोटॉन का खोजकर्ता भी माना जाता है। और बाकी बात करते हैं मेंडलीव की। तो मेंडलीव ने आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, आपको पता ही है। और बात करते हैं जॉन डाल्टन की। तो इन्होंने जो है परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इनके अनुसार क्या था कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म और अविभाजित, कि उसके बाद उसका विभाजन नहीं हो सकता, तो उन कणों से मिलकर बना है जिन्हें इन्होंने परमाणु कहा था। लेकिन विज्ञान अभी और आगे बढ़ता जा रहा है, तो परमाणु से भी छोटे कण हमें दिखने लग गए हैं। अब बात करते हैं हम अ, किसकी, जो हमारे पास ऑप्शन छूट गया, एंटोनी लेवोजियर। तो एंटोनी लेवोजियर जो है, इन्हीं को जो है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है साथियों, है ना। इन्होंने जो है ऑक्सीजन की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और साबित किया था कि जलने के लिए जो है ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है। तो इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए किस रसायन का हवाई जहाज़ों द्वारा छिड़काव किया जाता है? पहला है सिल्वर नाइट्रेट, है ना। तो सिल्वर नाइट्रेट साथियों आपने सुना होगा, पहले फोटोग्राफी वगैरह होती थी, तो उसमें जो है इनके लैब में जो है इसका प्रयोग किया जाता था, सिल्वर नाइट्रेट का। और उसके बाद बात करते हैं हम इसकी सिल्वर आयोडाइड की। तो सिल्वर आयोडाइड जो है, ये कृत्रिम वर्षा में बादलों में हवाई जहाज़ों की मदद से इसका छिड़काव किया जाता है ना। और यही रसायन जो है सिल्वर आयोडाइड होता है। इसके क्रिस्टल जो होते हैं जो होते हैं, जो नेचुरल
हमारा स्नो होती है उसकी तरह होते हैं, नेचुरल स्नो या आइस की तरह होते हैं ना। और इस ये जो है बादलों में से नमी को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, बादलों में से नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है और पानी की बूंद बनाने में मदद करता है, जिससे हम आर्टिफिशियल रेन कराने में सक्षम होते हैं। बाकी आते हैं सोडियम क्लोराइड, तो सिंपल नमक है NaCl, है ना। तो वो क्या नाम कहते हैं, ये आप जानते हैं। ऑप्शन जो है आपका सिल्वर आयोडाइड इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। वह कौन सी एकमात्र अधातु है, ध्यान रखो साथियों, अधातु बात कह रहा है, धातु नहीं, ठीक है, जो विद्युत की सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो अब कौन सी है, देखिए हीरा अधातु है, डायमंड, लेकिन जो है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये करंट को पास फ्लो नहीं होने देता अपने पास से, अपने चारों ओर से। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आपने देखा होगा, जो हमारे पेंसिल के नोक होती है ग्रेफाइट की बनी होती है ना, तो आपने देखा होगा। तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। अ, इधर इट इज़ नॉट अ मेटल, ठीक है, बट इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद बात करते हैं अगर हम इसकी गंधक सल्फर और फास्फोरस की, तो दोनों जो हैं ये भी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, है ना। ये भी बैड कंडक्टर, ये भी बैड कंडक्टर, ओनली ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ग्रेफाइट, राइट आंसर इज ग्रेफाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमीबा अपने भोजन का अंतर्ग्रहण किसकी सहायता से करता है ना, तो पादप या कूटपाद, जिसे स्यूडोपोडिया भी कहा जाता है, या मुख गुहिका, या खाद्य धानी फूड वैक्यूल, और या ये रोम जिन्हें सीलिया कहा जाता है उनसे। तो इसका सही आंसर है स्यूडोपोडिया साथी, ये जो है अगर अमीबा है तो ऐसे ऐसे करके ऐसे जाता है, तो अगर कोई फूड कण यहाँ आया तो ये जो इसके पादाब हैं ये इन्हीं से चल गमन भी करता है, चलता भी इन्हीं से है, और यही इसके खाने के काम भी आता है, इसी को आगे बढ़ाता हुआ ढक देता है, और ये जो है खाना इसके अंदर चले जाता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा पादाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है ना, सबसे बड़ी ग्लैंड जो है वो कौन सी है, तो अग्न्याशय यानी पेंक्रियाज, पेंक्रिया हम जानते हैं कि जो है हमारे पेट के बाईं साइड होती है नीचे। तो ये तो क्या करती है, ये हार्मोन और पाचक एंजाइम दोनों बनाती है, लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं होती है। लीवर हमारे शरीर के, हमारे सीने के, हमारे लंग्स के जो है दाहिने हाथ की साइड नीचे होता है, और सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, 1.5 kg लगभग इसका एक वयस्क व्यक्ति में स्वस्थ और वयस्क जो है 1.5 kg का लीवर पाया जाता है, होता है, ठीक है। और पित्त रस का स्राव भी करता है ये, और सबसे बड़ा जो है ग्लैंड भी होता है। अब पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे मस्तिष्क का एक भाग होता है हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक मटर के दाने के बराबर होती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये जो है हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है, उपापचय और रिप्रोडक्शन यानी कि जो प्रजनन है, और इसके अलावा ग्रोथ विकास संबंधी जो हार्मोन होते हैं उनको नियंत्रण करने में इफेक्टिव है ये। तो उसके बाद है लास्ट थायराइड, जो कि गले के पास पाई जाती है हमारी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ये। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था वो था मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये आ गया यकृत। डिटेल में इसलिए कर रहे हैं कि कोई और प्रश्न भी आ गया तो आपको कोई दिक्कत बाद में ना हो, इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है साथियों। तो फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक क्या होता है, डेसिबल किसका होता है, सबसे पहली चीज़ तो डेसिबल होता है आपका एक पेन यहाँ पर थोड़ा सा, डेसिबल होता है साउंड का ना। अभी हम बात कर रहे थे कितना कितना हर्ट्ज सुन सकते हैं, तो डेसिबल में होती है वो साउंड, ठीक। तो डेसिबल हो गया ध्वनि का, और उसके बाद हर्ट्ज, हर्ट्ज किसका हो गया, फ्रीक्वेंसी का ना, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का। मीटर प्रति सेकंड किसका हो गया, स्पीड का ना, स्पीड या जो हमारा वेग होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी का। और न्यूटन जो होता है फोर्स या बल का, फोर्स या बल का। तो हमारा क्या होता है निकला क्वेश्चन आंसर,
क्वेश्चन था आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी का, तो आवृत्ति का कौन सा है, हर्ट्ज है साथियों। तो ऑप्शन हमारा हम्म हमारा ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होता है ना। तो प्रकाश जो है साथियों, प्रकाश अगर हम्म, किस माध्यम माध्यम पूछा है, कांच है तो कांच में जा रहा है तो कांच के कण से टकराता हुआ अवरोध उत्पन्न करेंगे कांच के कण। जल में है तो जल के कण जो है, अणु जो है उसमें अवरोध उत्पन्न करेंगे जाने में। और हवा में तो हवा के पार्टिकल्स जो है वो भी अवरोध उत्पन्न करेंगे। अब निर्वात में तो कोई पार्टिकल होता ही नहीं ना किसी चीज़ का, ना हवा होती है ना कांच ना जल, कोई पार्टिकल होता नहीं है। तो क्या नाम कहते हैं, वैक्यूम होता है ना। तो इसमें जो है कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हो पाता है लाइट को जाने में। तो लाइट को जाने में जब कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हो पाएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका ऑप्शन जो है निर्वात सही उत्तर है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्षार लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देते हैं, यानी कि बेस बेस जो है लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देते हैं। तो शायद पीला और काला तो भूल जाइए आप, ये दोनों में तो नहीं होता। अब रह गया गुलाबी, नीला या लाल तो ऑलरेडी है ही। लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता, तो ये नीला आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, नीले रंग का। तो नीला ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माय चैनल, ताकि जो है मुझे भी मोटिवेशन मिले और जो है मैं और इससे अच्छी वीडियो बना जा सकूँ। थैंक यू, बाय बाय।